This video contains explanation of question and answer from class 11th Economics NCERT book, chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence. And now we have to discuss question number 11 from NCERT book. So give a quantitative appraisal of India's demographic profile during the colonial period. कि एक क्वांटिटेटिव अप्रेसल देना है हमें इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था कॉलोनियल पीरियड के अंदर. सो इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिपिक्ट आवर इकोनॉमी एज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड. कि जो इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंदर में, वो ये बताती है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी बहुत ज़्यादा. बोथ the birth rate and death rate were as high as 48 and 40 per thousand. जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो दोनों बहुत ज़्यादा थे. ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टैग्नेंट. ठीक है, जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था उसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो ठहरी हुई थी या बहुत कम थी. द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was also very high of about 218 per thousand. एंड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, बच्चे जो होते ही मर रहे थे उन्हें बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो कितना था 218 था पर थाउजेंड पे. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वाज एज लो एज 32 ईयर्स वाइल प्रेजेंटली इट इज़ 63.5 ईयर्स. तो लगभग जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो भी बहुत कम था, सिर्फ 32 ईयर्स था, और अब जो प्रेजेंटली है वो है 63.5 ईयर्स. सो द लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%, विच डिनोट्स सोशल बैकवर्डनेस एंड जेंडर बायस इन द इकोनॉमी. और जो लिटरेसी रेट था यानी जो साक्षरता दर थी वो भी बहुत कम थी, 16%, जो सोशल बैकवर्डनेस को और जेंडर बायस को भी रिप्रेजेंट करती थी. जेंडर बायस का मतलब कि जो मेल थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फीमेल बहुत कम. So we can infer from the above figures that India was featured with massive poverty, low standard and quality of living and low survival rate in the country. तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इंडिया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत लो स्टैंडर्ड था लोगों का, और क्वालिटी भी बहुत लो थी रहने की, और लो सर्वाइवल रेट था इंडिया के अंदर. The lack of health care facilities and lack of health awareness were the main causes behind such demographic condition of India. और जो lack of health care facilities थी, यानी health care facilities नहीं थी, लोगों को health के लिए aware नहीं थे, और ये भी एक वजह थी इंडिया की इस demographic condition के बारे में. And comes to the question number 12. Highlight the salient features of India's pre-independence occupational structure. कि हाईलाइट कीजिए वो सैलियंट फीचर्स जो इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बताते हैं, यानी इंडिपेंडेंस से पहले के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दैट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन शोड नो वेरिएशन थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल. और जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ एंगेजमेंट है इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन में, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया जब तक कि ब्रिटिश रूल रहा. द फॉलोइंग आर द सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. कुछ जो फीचर्स हैं वो दे रखे हैं. द फर्स्ट वन इज़ द प्राइम ऑक्यूपेशन. ये जो सबसे पहली एग्रीकल्चर क्या था, द प्राइम ऑक्यूपेशन थी. So under the colonial rule, India was basically an agrarian economy employing nearly 85% of its population. colonial rule में इंडिया क्या था, एक एग्रेरियन इकोनॉमी था, लगभग 85% पॉपुलेशन उसकी एग्रीकल्चर के अंडर में थी. As India has a massive poverty during the colonial rule, so a large proportion of the population was engaged in agriculture sector to earn their subsistence. कि अगर हमें पता है कि उस समय पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी कॉलोनियल रूल में, तो जो एक लार्ज प्रोपोर्शन था पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था. बट ड्यू टू द प्रिवेलेंस ऑफ जमींदारी सिस्टम एग्रीकल्चरल सेक्टर लैक्ड इन्वेस्टमेंट एंड देयर बाई इट्स ग्रोथ वाज हाईली कॉन्स्ट्रेंड. और क्योंकि जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा आ चुका था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसने क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो भी नहीं हुआ, और जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो बंद कर रह गई थी. सो दस इन अदर वर्ड्स
Despite employing a significant proportion of population, एक significant proportion लेते थे population का, the growth of agriculture sector was major. जो agriculture sector की growth थी वो बहुत कम थी. तो ये कंडीशन थी एग्रीकल्चर की. फिर सेकंड इंडस्ट्री आता है, द ब्लीक ऑक्यूपेशन, यानी इंडस्ट्री भी क्या था, एक बहुत कमज़ोर ऑक्यूपेशन थी. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एग्रीकल्चर से अलग बहुत कम पॉपुलेशन थी जो एम्प्लॉयड थी किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. नियरली 10% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. उसमें से लगभग सिर्फ 10% ही वर्क फोर्स मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थी. सो दिस वाज ड्यू टू द स्टिफ कंपटीशन दैट द इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड फ्रॉम द मशीन मेड चीप गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. तो ये क्या था, स्टिफ कंपटीशन था किसका, इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो फेस किया, जो उनके सामने भाई हैंडीक्राफ्ट तो सारे ह्यूमन मेड ही होता है, लेकिन मशीनों ने ज़्यादा सस्ता गुड्स बना दिया ब्रिटेन में, तो उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. तो फर्दर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एंड अनफेवरेबल टैरिफ स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर. इन्वेस्टमेंट का ना होना, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, और जो अनफेवरेबल टैरिफ स्ट्रक्चर थे उसने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को तोड़ कर रख दिया था. Thus, the Indian industrial sector failed to contribute significantly to India's GDP. तो जो इंडियन इंडस्ट्रियल बेस था वो फेल हो चुका था पूरी तरीके से इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने में. देन थर्ड इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि क्या दे रखा है इसके अंदर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ है. द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन यहाँ पे आता है, द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी सेक्टर वर अनइक्वली डेवलप्ड. जो तीन सेक्टर थे इंडियन इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो टर्शरी सेक्टर था, टर्शरी जो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट को प्रोसेस करता था, इन पे निर्भर करता था, वो अनइक्वली डेवलप था. while the agriculture sector were relatively developed whereas the other two sectors were at their infant stage. अगर एग्रीकल्चर हम सेक्टर को थोड़ा बहुत डेवलप मान भी लेते हैं, तो जो हमारा दूसरे सेक्टर से यानी इंडस्ट्री और जो टर्सरी सेक्टर था वो अपनी इन्फेंट स्टेज पे थे, यानी बहुत छोटी लेवल पे थे. इन एडिशन देयर वाज रीजनल वेरिएशन इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. और इसके साथ साथ जो रीजनल वेरिएशन था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में इंडिया के, वो भी बहुत ज़्यादा आ चुका था. सो वाइल ऑन वन हैंड स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, Andhra Pradesh and Bombay experienced a fall in agriculture workforce. On the other hand, states like Odisha, Rajasthan and Punjab experienced a rise in agricultural workforce. कि उस समय पे जो तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे, उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के वर्कफोर्स में वहाँ तो कमी आई बहुत ज़्यादा, लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्कफोर्स बढ़ चुकी थी. सी क्वेश्चन नंबर 30 नाउ, underscore some of the India's most crucial economic challenges at the time of independence. कि इंडिया के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, ठीक है, इंडिया के कौन से वो मोस्ट क्रूशियल चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. द एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश हैम्पर्ड ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बैडली. अब जो कॉलोनियल था यानी वो एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे बस, ठीक है, उसने पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को हर एक स्फीयर में अफेक्ट किया था. एज एन एंड रिजल्ट इंडिया फेस्ड एक्यूट इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. और एंड रिजल्ट के बेसिस पे इंडिया ने क्या फेस किया, एक एक्यूट इकोनॉमिक चैलेंज फेस किया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसे एक चैलेंज की तरह, चैलेंजेस बहुत सारे हैं उसके सामने, क्योंकि पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी लोअर लेवल पे थी और कंट्रोल में थी ब्रिटिश रूल के. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाई इंडियन इकोनॉमी. तो ये जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं. फर्स्ट इज लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी थी, हालांकि जो कल्टिवेटेड एरिया था वो तो ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था पर एरिया वो बहुत कम था. किसकी वजह से, लोगों को नॉलेज नहीं थी
उन्हें जो फर्टिलाइजर्स था उसकी नॉलेज नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इसकी वजह से, और बार बार हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं जमींदारी सिस्टम, उन सब की वजह से लो लेवल था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंडिया में. So during the colonial rule, Indian agricultural sector was used by the British to to their own interest. कि जो colonial rule था इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ब्रिटिश ने सिर्फ ऐसे रूल अप्लाई किए जो उनके खुद के इंटरेस्ट के थे, जो उन्हें फुलफिल कर सके. Consequently, Indian agriculture sector experienced stagnancy, low level of productivity, lack of investment, poor condition of landless farmers and peasants. तो इसका जो नतीजा ये हुआ कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ठहर चुका था, और उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, और जो लैंडलेस फार्मर थे, यानी जो जिनके पास किसान ऐसे जिनमें ज़मीनें नहीं थी, ठेके हुए ज़मीनें लेते थे, दूसरों के यहाँ पे काम करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन थी. दस द इमीडिएट कंसर्न फॉर इंडिया वाज टू डेवलप इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रोडक्टिविटी. तो जो इमीडिएट कंसर्न था इंडिया का वो था कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करे और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए. Some of the immediate reforms needed at the time of independence were abolition of zamindari system, need of land reforms, reducing inequality of land ownership and upliftment of the peasant. तो सबसे पहला जो काम किया गया इंडिपेंडेंस में वो जमींदारी सिस्टम पूरी तरह ख़त्म किया गया. जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनकी ज़रूरतें पूरी की गई, इनइक्वलिटी को, लैंड ओनरशिप में इनइक्वलिटी को ख़त्म किया गया, और जो मज़दूर थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया गया इसके अंदर. देन द नेक्स्ट इज इन्फेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इन्फेंट था, यानी छोटा था. कि इंडिया फेल्ड टू डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. कि इंडिया फेल हो चुका था एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस बनाने में कॉलोनियल रूल में. In order to develop industrial sector, India needed huge capital investment. कि अगर उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना था तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थे. इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर थे तो उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ह्यूमन स्किल्स चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे. फर्दर, ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इंडियाज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉलन टू सस्टेन. और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिला ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से तो इंडिया की इंडस्ट्री पूरी तरह से धराशायी हो गई. Thus, developing small scale and large scale industries simultaneously was the main concern for India to develop its industrial sector. So, जो डेवलपिंग यानी जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्हें एक साथ चलाना इंडिया का सबसे मेन कंसर्न था, ताकि वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर सके. मोर ओवर, द नीड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू इंडियाज जीडीपी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर इंडिया. कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी में रोल प्ले कर सके, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्या था, चैलेंज था इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के टाइम पे. देन थर्ड इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास की कमी बहुत थी. Although there was a significant change in infrastructural development in the country, but this was not sufficient to improve the performance of agriculture and industrial sector. हालांकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुके थे कंट्री में, लेकिन वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थे ताकि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके. ऑल्सो there was a need to upgrade the existing infrastructure and to modernize the infrastructure to enhance its efficiency and effectiveness. और इसके अलावा क्या था, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड करना था, उसका मॉडर्नाइजेशन करना था ताकि उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके. फिर इसके बाद आती है पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज़. ये जो गरीबी थी और जो असमानताएं थी वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, तो वे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. सो इंडिया वाज ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी. तो इंडिया किस में ट्रैप था, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वलिटी में. द colonial rule drained out a significant portion of India's wealth to Britain.
और कॉलोनियल रूल ने जो एक लार्ज पोर्शन था इंडिया की वेल्थ को वो कहाँ पे भेज दिया था, ब्रिटेन के अंदर। कंसिक्वेंटली मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज पॉवर्टी ट्रोडन, तो ज़्यादातर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो किससे घिरी हुई थी, गरीबी से। दिस फर्दर एग्जागरेटेड इकोनॉमिक इनक्वलिटीज अक्रॉस द कंट्री, और इसने जो और ज़्यादा दबाव डाला किसके ऊपर, इनक्वलिटीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कंट्री में और भी ज़्यादा असमानताएं फैली। द रेस्ट रिमेनिंग 14, 15 and 16 will be discussed in next video.